नमस्कार साथियों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों पर। दोस्तों, बहुत ही कमाल की शख्सियत इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। हिंदी पर हम लोग आज बात करने वाले हैं और प्रकाशन की दुनिया को थोड़ा सा जानने वाले हैं कि जो किताबें हम पढ़ते हैं वो कैसे छपती हैं, उनकी पूरी प्रक्रिया क्या होती है। हमारे साथ मेरे ठीक दाहिने हाथ की तरफ हैं मनीष जी दिल्ली सरकार में अध्यापक हैं, टीजीटी अध्यापक, और आपकी 2 किताबें अभी तक प्रकाशित हैं, लिफाफा और लिफाफा मुबारक। और मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आप अपने गुरुजी से मिलने के लिए, प्रोफेसर शशांक शुक्ला जी से मिलने के लिए आए हैं, तो हमें अच्छा लगा कि आप विश्वविद्यालय में हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं मोनिका जी। सिल्फ आपका तखल्लुस है और आप अनबाउंड प्रकाशन में काम कर रही हैं। अनबाउंड प्रकाशन ने अभी बहुत ही लोकप्रिय किताबें आई हैं, तो हम प्रकाशन की जो दुनिया है उसको आपके जरिए जानेंगे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। बहुत शुक्रिया जी। पहली बात तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का नाम आप लोगों ने सुना होगा, क्या छवि थी, कैसा यहाँ पर आके आपको लग रहा है? हम तो गए थे घूमने। दिल्ली से हम ये सोच के निकले थे हम हल्द्वानी जा रहे हैं और हल्द्वानी से हम थोड़ा ऊपर जाएंगे। अच्छा। वापसी जब हम आ रहे थे, जब हम वापसी कर रहे थे तो हम यूनिवर्सिटी में अब कि हमें शशांक सर से मिलना था और हमने सोचा कि मतलब मैं उनसे पढ़ा हूँ, मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में उनसे पढ़ा हूँ, उनका स्टूडेंट हूँ। अच्छा। तो अब वो यहाँ पर आ गए हैं, तो यहाँ पर हमें देखना था कि यहाँ पे सर कैसे ढल गए हैं। अच्छा। और सर तो बहुत पहले से यहाँ रहते रहे हैं, तो जी अपना घर बांधते हैं वो सर कैसे काम कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ। और हम आए और हम जिस डिपार्टमेंट में गए, सर ने हमें जितने भी चीज़ें दिखाई वाकई वो बहुत खूबसूरत है। मतलब पहाड़ों के बीच में, अगर आप, मैं उधर था ये जहाँ पे इवैल्यूएशन हो रहा है वहाँ पे बिल्कुल सामने से पहाड़ दिख रहे हैं। तो बहुत बहुत खूबसूरत सा कैंपस है। तो वाकई हमें बहुत बहुत खूबसूरत लगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो महिलाएं जिनका ब्रेक हो गया पढ़ाई का, वो यहाँ से पढ़ रही हैं। ऐसे लोग पढ़ रहे हैं जो नौकरी कर रहे हैं लेकिन उनके पास ऑप्शन नहीं था कि वो कहाँ से पढ़ें। तो ओपन और डिस्टेंस माध्यम एक इस तरह एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी देता है ऐसे लोगों को। ये भी एक बड़ी बात है। तो हम लोग, मनीष जी थोड़ा सा बताइए, जो किताबों के नाम बड़े खूबसूरत से आपने रखे हैं, अध्यापक होने के बाद इतना वक्त आप निकाल लेते हैं कि आप लिखें, और कब से था लिखने का शौक? दरअसल मेरा तो ये मानना है कि लिखना हमेशा भाग दौड़ में ही पड़ता है। आप कई बार हम पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं कि आपको बहुत ठहरना पड़ता है लिखने के लिए, लेकिन इस जिंदगी में ठहराव, अभी तो लिखने में ठहराव हो सकता है, लेकिन आप ये सोचें कि एक वक्त आएगा कि मैं कभी किसी गांव में जाके बैठूंगा 2 दिन वहाँ लिखूंगा। मुझे लगता है वो शायद दिन आता नहीं है। तो आपको भाग दौड़ के बीच ही लिखना पड़ेगा, स्कूल जाते वक्त लिखना पड़ेगा, आते वक्त लिखना पड़ेगा। जो चीज कहानी आपको हिट कर रही होती है वो उसी वक्त पे। जी, आप सफर कर रहे हैं, आप मेट्रो में जा रहे हैं, आपके सामने से कहानी गुजरी है, कहानी आपसे टकराई, तो आप अगर सोचेंगे कि मैं इसे बहुत बाद में लिखूंगा तो वो बड़ा मुश्किल काम होता है कई बार। क्या उसको आप कहीं नोट भी कर लेते हैं? जी हाँ, ये मैं करता हूँ कि कुछ छोटी छोटी चीजें मैं नोट कर लेता हूँ साथ साथ, कि मुझे लगता है कि मैं इन पे कभी वापस लौटूंगा। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अगर आप, जैसे अब मैं अगर स्कूल में हूँ और कोई अचानक से कुछ इंसिडेंट हुआ, लेकिन अगले ही पल मेरी क्लास भी है, तो मैं वहाँ पे लिख नहीं सकता हूँ, मुझे क्लास पढ़ाने जाना है जी। तो मैं ये काम करता हूँ कि हाँ, मैं अपने फ़ोन में नोट डाउन कर लेता हूँ। तो फ़ोन होने की एक सुविधा, फ़ोन मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत सुविधा है कि मुझे कॉपी पेन नहीं ढूंढना पड़ता है। मैं फ़ोन का नोट फोल्डर निकालता हूँ, नोट्स वाला फोल्डर, नोट कर लेते हैं। तो हमारी महिला लेखिकाएं इसमें एक कदम आपसे आगे हैं, है ना? मोनिका जी, कुछ महिला लेखिकाओं से मेरी बात हुई थी बीच में, तो मालूम चला कि वो जैसे खाना बना रही हैं तो कुछ अचानक से कुछ याद आ गया पंक्तियां कोई, तो वो मोबाइल पे वॉइस रिकॉर्ड कर लेती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक और एडवांस है ना, कि हम भूले ना, उसी भाव के साथ वो चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती हैं। तो मनीष जी, आपकी यात्रा को हम लोग जानेंगे। मोनिका जी के पास भी यही आते हैं। मोनिका जी, कैसे शुरू किया आपने प्रकाशन की दुनिया में? आप हैं, कैसी है ये दुनिया, कितनी महिलाएं हैं इस फील्ड में, किस तरह का काम है? काम ऐसा है कि जिनको थोड़ा, और आपकी पैदाइश कहाँ की है? कहाँ आपकी पैदाइश? दिल्ली की ही पैदाइश है। अच्छा। और मेरे पुरखे भी दिल्ली के ही रहे हैं।
और पीछे पीछे जड़े जाएंगी तो लाहौर तक चली जाएंगी, ओह, मगर वहां तक तो वाव। जाने का फायदा नहीं है, ओह। तो दिल्ली की ही जड़ें हैं। और अच्छा। मेरी पढ़ाई भी दिल्ली विश्वविद्यालय से ही हुई है। हालांकि मेरी पढ़ाई हुई कॉमर्स में थी, अच्छा। और मैंने 6 साल मार्केटिंग कंसल्टेंट के तौर पर काम किया, मगर लिखाई पढ़ाई हमेशा होती रहती थी घर पर। मेरी मम्मी जो हैं वो हिंदी MA वगैरह उन्होंने उसमें किया था, तो घर में माहौल ऐसा ही था। उपन्यास हैं, कविताएं हैं, वो हारमोनियम पे रियाज करती थी। मेरे पिताजी को शायरी का शौक रहा है, तो वही सब हमेशा मेरी साहित्यिक तालीम यही रही है। और घर में किताबें होती थी तो वही किताबें मैं पढ़ती थी, उसी के जरिए जाने कैसे मैं प्रकाशन की दुनिया में आ गई हूँ। और हालांकि मुझे यहाँ आए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, कुछ 6-7 महीने ही हुए हैं। अच्छा। और यहाँ पर मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट संभालती हूँ। अच्छा। अभी वहाँ पर शुरू हुआ ही है नया नया। तो इंग्लिश हिंदी दोनों में ये प्रकाशित करते हैं दोनों किताबें? ज़्यादा हिंदी में ही है, मगर इंग्लिश अभी दोबारा से पहले किया था। बच्चों की किताबें करते थे। अनबाउंड के 3 खंड हैं। अच्छा। एक अनबाउंड स्क्रिप्ट है, एक द किड बुक्स है, और एक युवान है। अच्छा। तो तीनों अलग अलग एज ग्रुप के लिए हैं। ऐसा सेगमेंट पहली बार किसी प्रकाशित ने किया पहले है? ऐसा होता नहीं है, अमूमन तौर पर तो ऐसा नहीं होता, मगर यहाँ पर ऐसा किया गया, जिसमें आशीष जी का इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा, जो वहाँ के हिंदी संपादक हैं, मेन संपादक वही हैं। मैंने तो अभी अभी ज्वाइन किया जी। तो वो 5 साल पहले शुरू हुआ था, तो तब से ही वो जुड़े हुए थे उसमें, आशीष मिश्र जी। तो उनका ही ये एक आइडिया था कि 3 अलग अलग डिवीजन बनाए जाएं, और उस हिसाब से किताबें निकाली जाए, उनकी डिजाइनिंग उस हिसाब से हो, उन किताबों के जो इनफैक्ट रंगों का जो चयन है उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। कि आप एक बच्चों की जो किताब होगी, 5 से 10 साल के बच्चों की किताब होगी, बहुत रंग बिरंगी किताब होनी चाहिए, और वो ऐसी किताब हो कि जिसमें लिखाई कम हो, उसमें देखने को बहुत कुछ हो, चित्रण बहुत ज्यादा हो। बिल्कुल। तो इस हिसाब की किताब है उसकी। उन किताबों का जो संपादन करना है बहुत अलग तरीके से होता है। उनकी डिजाइनिंग अलग होगी, जिल्द चढ़ेगी वो अलग तरीके से चढ़ेगी। और ऐसे ही अनबाउंड स्क्रिप्ट जो है वो बीच के जो टीनेजर्स होते हैं, 13 से 19-20 तक के, वो वाले बच्चे हैं, यंग मतलब बिल्कुल अभी शुरुआत हो गई है जिनकी पढ़ने की, मगर ज्यादा वैसा भी नहीं पढ़ना चाहते हैं गूढ़, और बिल्कुल बच्चों वाला भी नहीं पढ़ना चाहते कि जी हम तो बड़े हो गए हैं। तो उनके लिए एक अनबाउंड स्क्रिप्ट है। और है युवान, बड़ों का है युवान। उसमें यंग एडल्ट से लेके आगे तक, मतलब डॉक्टर लक्ष्मण यादव से लेकर आपको उसमें अभी हाल ही में याया बूटवाला की किताब आई, जो बहुत नए अभी स्पोकन आर्टिस्ट हैं, वो मुंबई के काफी प्रचलित हैं उस वहाँ पर। और उसके बाद उदय प्रकाश तक आप चले जाएंगे तो उन सब की ही किताबें, मतलब हर एज ग्रुप की किताबें आपको युवान में मिल जाएंगी, छोटे बच्चों की नहीं मिलेंगी। कितना पुराना प्रकाशन है ये? 5 साल हुए हैं इसको। अच्छा। और कितने किताबें अभी तक प्रकाशित? लगभग एक बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या है। तो थोड़ा सा हम टाइटल तो हो गए हैं। अच्छा, ज्यादा इसकी अगर मैं प्रक्रिया को अगर हम जाने ना, कि प्रकाशक क्या लेखक से लिखवाता है कि हमने युवान में सेगमेंट के लिए आप ये भेजिए, बच्चों के सेगमेंट के लिए इस तरह के लेखकों का चुनाव वो करता है, या लेखक अपनी रचनाएं भेजते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में लिखने वाले बहुत सारे हैं, पढ़ने वाले तो हैं, लेकिन लिखने वाले बहुत सारे हैं, और उनके अंदर छपने की लालसा बहुत ज्यादा है। तो पांडुलिपियां बहुत आती हैं। कुछ प्रसिद्ध लेखक होते हैं जो हम चाहेंगे कि हमारे पास हो, और कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नए हैं, उनको आप छांटते हैं। जो पांडुलिपियां आती हैं अलग अलग तरह से, पोस्ट से आती है, ईमेल से आती है, अलग अलग तरह से आती है, तो उसमें देखना संपादक का काम होता है कि आप कहाँ पर किस सेगमेंट में क्या जाएगा, कौन सी पांडुलिपि जाएगी। कई दफा होता है कि कोई चाहते हैं कि युवान में छपें, लेकिन उनकी लिखाई इस हिसाब की है कि वो बच्चों की किताब बहुत अच्छे लिख पाएंगे, तो उनसे हम लिखवा भी
सकते हैं, लिखवा सजेशन पाते लेके। हैं। अच्छा। उनको थोड़ा सा समझा दिया जाए, क्योंकि देखिए संपादक के पास ऐसी कोई पावर नहीं होती, सिर्फ उनकी बौद्धिक पावर है, सही बात बौद्धिक है। शक्ति है। जितना वो सामने बैठे लेखक, क्योंकि प्रकाशन में लेखक हीरो है, हम्म, लेखक हैं जब वहां पर, तो उनके आगे आप वो जो कहेंगे आप कहेंगे हाँ आप सही कह रहे हैं, और वो सही ही कह रहे हैं, लेकिन एक दिशा देनी होती है। तो जब आपको दिशा देनी है तो आपके पास आपकी बौद्धिक शक्ति इतनी होनी चाहिए, आपके पास तर्क ऐसे होने चाहिए कि जो सामने बैठे हैं वो आपकी बात सुने, वो माने। तो आप किस तरह से कैसे मोड़ते हैं ये बिल्कुल संपादक बिल्कुल। के ऊपर जैसे होता है। बच्चों के लिए बड़े साहित्यकारों ने थोड़ा सा कम लिखा है, बच्चों के लिए लिखने को थोड़ा सा मुख्य धारा के साहित्य से थोड़ा अलग करके देखा जाता रहा है। तो आपका अलग से एक सेगमेंट है, तो इसमें किस किस तरह के राइटर्स हैं? क्या कुछ नई जनरेशन के लोग कुछ नया सा जेन जी के हिसाब से कुछ लिख रहे हैं? जेनजी बच्चों में दरअसल ऐसा है कि बच्चे आज भी उसी हिसाब से पढ़ते हैं। बच्चों में मुझे लगता है जेनजी, जेन एक्स, मिलेनियल का सिस्टम वो थोड़े जब बड़े हो जाते हैं, जब टीनेजर बनते हैं, तब उनमें आप ये जनरेशन फिट करते हैं। उससे पहले सारे बच्चे एक ही हिसाब से पढ़ते हैं, चाहे वो 80 के दशक के हो, 90 के हो, मिलेनियल्स हो या फिर अब के हो। अभी के बच्चे पढ़ते किंडल ऐसे में ही पढ़ हैं। रहे हैं, मोबाइल से पढ़ रहे हैं, उसमें की किताबें, चंपक, ये सब कुछ लोकप्रिय पत्रिकाएं जो हुआ आपको करती हम थी। बताएं कि हमारे प्रकाशन में सबसे ज्यादा चंपक बिकती है। आप चंपक, आप लोग? चंपक का हमने राइट्स ले रखे हैं। अच्छा। तो सबसे ज्यादा जो हमारा किताबों से अगर मैं कहूँ रेवेन्यू आता है, तो एक बड़ा सेगमेंट है जो चंपक से आता है। ओह, तो आप तो अगर अभी भी मतलब प्रिंट फॉर्म उसके इतना बिक रही है? बिकता है, बहुत आसानी से अच्छा। बिकता है, स्कूल्स में लेकर जाते हैं। और दरअसल बात ये है कि जब हम बच्चों की किताब लेते हैं तो हम बच्चों को टारगेट नहीं करते, हम टारगेट करते हैं उनके पेरेंट्स को। क्योंकि देखिए आप टारगेट उनको करेंगे जिनके हाथ में पैसा है, जो खरीद सकते हैं किताब को। तो आपको अंत में पढ़ेगा बच्चा, मगर पहले आप उनको टारगेट करेंगे जिनके पास परचेजिंग पावर। तो उसके लिए आज भी मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे वो लेंगे तो अपने बच्चों के लिए ही, तो वो उनके दिमाग में हमेशा जो आज का उस वक्त जनरेशन जो अभी चल रही है, वो अपने हिसाब, अपने वक्त का हिसाब का देखेगी और फिर वो किताब लेगी अपने बच्चे के लिए, क्योंकि हम नॉस्टैल्जिया में जीते हैं, हम नॉस्टैल्जिया में पढ़ते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे वो जिए जो हम जी चुके, क्योंकि हम हर किसी का पिछला जो होता है वो गोल्डन एरा होता है, तो वो चाहते हैं वो गोल्डन एरा वो देखें। तो जितनी बार भी आप बच्चों की किताब निकालेंगे तो हर बार आपको सामने वाले के नॉस्टैल्जिया पे हिट करना होता है। क्या बात है। तो ये बखूबी जानते हैं आप लोग इसे गुना रहे आप लोग पेरेंट्स की इन भावनाओं को, है ना। तो बच्चों पर मतलब ठीक ठाक प्रकाशन आप लोग कर रहे हैं इस वक्त पे? फिर चंपक के अलावा भी? चंपक के अलावा महादेवी वर्मा की हमने किताबें निकाली हैं। अच्छा। नीलकंठ जो उनकी बहुत अच्छा, पुरानी किताबों को भी फिर पुरानी किताबों को रिवाइव करते तो हैं। उसके राइट्स वगैरह कहाँ से लेने होते हैं? उनके राइट्स जैसे उनकी जिसने वो पहले प्रकाशित की है, जैसे ये तो एक कहानी है, तो आप एक कहानी के राइट्स उनके फैमिली में अभी जो हैं, जैसे हमारे भारत में होता है कि जब एक कृति आई उसके 40 या 60 वर्षों के बाद कॉपीराइट फ्री हो जाती है। उससे पहले आपके पास होगी, अगर लेखक हैं उस वक्त, तो उनके पास एक समय के बाद फिर वो सबके लिए सुलभ एक तरह से जी, जैसे 40 या 60 साल का जो वक्त है उसमें अगर मैं नहीं हूँ उस वक्त, तो मेरे फैमिली के पास जाएंगे वो राइट्स। तो अभी महादेवी वर्मा के ही घर में उनकी, मेरे हिसाब से मैं नाम भूल रही हूँ उनका, उनके पास राइट्स हैं। अच्छा, तो उनसे ही लिया गया है जी। प्रकाशन समूह की जब हम बात करते हैं तो मेरे दिमाग में जो छवि आ रही है कि बड़ा सा कुछ अलग अलग केबिन होंगे, हॉल होगा, कहीं पे पांडुलिपियां पढ़ी जा रही होंगी, कहीं संपादक बैठे होंगे, कहीं लेखक कुछ गप्यारे होंगे जो आए होंगे, कुछ ऐसा कुछ माहौल होता है या क्या होता है मैम? जो जैसे बड़े लोग, कितने मैन पावर कितनी होती है वहाँ पे? देखिए निर्भर करता है कि कितना बड़ा प्रकाशन है, कितना वक्त हुआ है, उनके पास कितना रिसोर्स है, कितने लोगों को रखने के लिए। अभी अनबाउंड स्क्रिप्ट को 5 साल हुए हैं, 6ठा साल लगा है, तो भी लगभग 10 से 12 तो एडिटोरियल ही है। अच्छा। और फिर सेल्स में जो बैठते हैं वो 5-6 हैं, तो तकरीबन 20 लोग हैं। अच्छा, एडिटोरियल का काम क्या क्या हुआ? प्रूफ रीडिंग से लेकर लेआउटिंग होती है, प्रूफ रीडिंग हो गई, लेआउटिंग हो गई, एडिटिंग हो गई, डिजाइनिंग हो गई,
फिर प्रिंट, जब Okay. पूरा आप किताब भेजते हैं उसके बाद एक कॉपी आती है, इसको फेरो बोलते हैं, वो होता है, वो आखिर में संपादक ही देखता है, मगर उनके जो साथ में जो जिनको आप सिखा रहे हैं अपना काम, जो असिस्टेंट हैं या जो इंटर्न्स हैं, ट्रेनीज हैं, उनसे ये काम कराया जाता है। किताब के इर्द गिर्द तो सारा देखिए वही काम होगा, कैसे जब से लिखी और जब से छपी के बीच में जितना भी आ रहा है वो सब सारा कुछ आएगा। और वो सारा, इसीलिए टीम, एडिटोरियल टीम, किताब जाहिर सी बात है प्रकाशन में एडिटोरियल टीम ही सबसे बड़ी होगी। बिल्कुल। और उसके बाद आपकी, क्योंकि डिजाइन वगैरह जो है वो भी एडिटोरियल में ही आता है, वैसे अलग हो गया, हाँ, लेकिन मगर है वो किताब उसी का का ही, हिस्सा है। किताब का ही हिस्सा है, क्योंकि जो डिजाइन कर रहे हैं वो उनके पास भी एक, उनके दिमाग में ये चीज थोड़ी से उनको एस्थेटिक वैल्यू आनी, पता होनी चाहिए कि जो लिखा है उसके हिसाब से ही मुझे बनाना है। बिल्कुल, बिल्कुल। इलस्ट्रेशन वैसी ही बननी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। हम उनको नहीं बताते हैं कि आप यहाँ पे फूल बना दीजिए, उन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ लिया होता है, वो पूरी किताब भी नहीं पढ़ते, लेकिन वो थोड़ा बहुत उनको एक अंदाजा हो जाता है। तो जाहिर वो एक एडिटोरियल टीम का ही एक हिस्सा बन जाते हैं। बिल्कुल। तो अनबाउंड स्क्रिप्ट ने नाम भी बड़ा प्यारा सा अपना रखा। वो इसके पीछे भी अमूमन प्रकाशकों के नाम इस तरह से हम कम ही देखते हैं। होते नहीं है। दरअसल अनबाउंड स्क्रिप्ट का ऐसा है कि इसके जो फाउंडर हैं अलिन माहेश्वरी जी, वो पहले राजकमल में ही काम करते थे। राजकमल उसी फैमिली का हिस्सा है। अच्छा। उन्हीं का हिस्सा है वो। तो उन्होंने एक बहुत लंबे वक्त तक प्रकाशन, जो क्योंकि राजकमल तो बहुत बड़ा भारत का सबसे बड़े प्रकाशनों में आ रहा है हिंदी के, तो उन्होंने बिल्कुल जो कोर ट्रेडिशनल तरीका है प्रकाशन का वो सारा देखा है। थोड़ा सा आपने देखा है। और वो यंग ब्लड, तो उनको कई चीजें होती हैं कि आपको हैं आप घर का ही हिस्सा, लेकिन आपको अपने तरीके से काम करना है। मैं कुछ नया चाहता हूँ, मैं ये नहीं चाहता जो अभी तक ढर्रा चल रहा है, मैं कुछ नया इसमें करना चाहता हूँ, मैं क्या जोड़ूं। इसलिए उन्होंने अनबाउंड स्क्रिप्ट का जो लोगो है वो भी ऐसा एक गोल है। अच्छा। पेड़ है और घोड़ा उस गोल जो वृत्त है उससे बाहर निकल रहा है। ओह वाह। तो स्क्रिप्ट तो वही लिपि होती है। अनबाउंड यही कि कोई भी बाउंडेशन नहीं है, आप जैसा चाहते हैं वैसा लिखिए, जैसा चाहते हैं आज के वक्त जैसा सोच रहे हैं वैसा, जैसे नई विधा हो सकता है इससे जन्म ले, कोई नई विधा जन्म ले, डायरियां दोबारा से छपने यात्रा लगी, संस्मरण आ रहे हैं, संस्मरण दोबारा आने लगे। अब तो महिलाएं सोलो ट्रैवलिंग कर रही हैं, तो महिलाओं की और जो हाशिए के जो विमर्श है वो ज्यादा आ रहे हैं। आप लोग उनको कुछ प्रायोरिटी में कुछ स्थान देते हैं क्या? कि देते हैं, थोड़ा कमतर भी है, चलो लिखा है तो है नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा। इस देखिए अंत में जो पढ़ रहा है पाठक, उसको क्या वैल्यू मिल रही है, और लेखक जो लिख रहा है वो तो है ही। फिर उनको आप तो बायस तो नहीं होता वहाँ कहीं, मतलब होता ही होगा जब समाज में बायस है तो वहाँ भी थोड़ी बहुत तो ऊपर नीचे आपको करनी पड़ जाती है, क्योंकि कई बार कोई कुछ आपकी होती हैं लिमिटेशंस। शुरुआती दौर में हम सुनते थे ना कि महिलाएं छद्म नाम से लिखती थी, क्योंकि उनकी महिला ने लिखा है कहकर उनके कम उत्तर आंका जाता था। हाँ, लेकिन वो पुरुषों के नाम से लिखा करती थी उस जमाने में। वो वक्त तो बदल गया। और अच्छी बात है कि बीत गया। बिल्कुल। वो वाली चीजें नहीं। अभी तो गोल्डन पीरियड है महिलाओं के लेखन के हिसाब से। महिलाओं के लिए गोल्डन पीरियड है, यंगस्टर्स के लिए जो अभी जो लोग लिखना चाह रहे हैं। किताबें जिस हिसाब से बिकने लगी हैं, वर्ल्ड बुक फेयर जब दिल्ली में होता है हर साल, जिस वहां पर जब लेखक एकदम मूवी स्टार बना हुआ दिखता है, वहां पर वाकई में कोई तो ग्लैमर वाला फील रहता है कि अच्छा इसमें वहाँ लेखक ही सब कुछ है। उस वक्त लेखक के सामने कोई और आ जाएगा, वो उसको वो दिखेगा भी नहीं। उस वक्त लेखक ही है जो है, लेखक है जो ऑटोग्राफ अब भी दे रहा होगा। ऑटोग्राफ दे रहे होते। बिल्कुल। तो ये तो गोल्डन एरा है कि इतनी किताबें छप रही हैं, इतनी किताबें बिक रही हैं। भले हम कितना स्यापा करें कि अब किताबें मोबाइल पे लोग शिफ्ट हो गए, उसके बावजूद भी किताबें छप रही हैं, तो छप रही हैं। एक सुखद स्थिति कि है। आप बिना ऑफिस के भी प्रकाशन खोल सकते हैं, और आप धीरे धीरे करके, जैसे सोशल मीडिया से बहुत फायदा होता है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह से आप अपनी तो पूरी मार्केटिंग प्रकाशकों को बड़ी आसानी अब होती होगी प्रचार प्रसार हो के जाती लिए। है। अब बहुत आसानी, बहुत ज्यादा आसानी। पहले देखिए मोनोपोली थी चीजों में, मार्केट में मोनोपोली थी। अब जब पूरी तरह से द्वार खुल गए हैं, आप कोई भी आ सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। जिसमें दम होगा वो टिकेगा। जिसमें दम होगा वो टिके, क्योंकि देखिए जो पढ़ने वाला है ना, वो नहीं देखता कि कौन से प्रकाशक का लोगो लगा किताब। वो टेस्ट देखता है अपना।
वो किताब के अंदर क्या है वो देखेगा। या तो वो किताब या तो लेखक के नाम से बिकती है या फिर उसके अंदर जो है वो उससे अब हालांकि कुछ प्रकाशक उसका पर्याय हो गए कि भाई अच्छा पढ़ना है तो इस प्रकाशन को पढ़ो, ये भी है। ऐसा तो हाँ ये तो देखिए हमेशा ही रहा है। जैसे ये फिल्मों में रहा है, ये न्यूज में रहा है, ये अखबारों में रहा है, ये कुछ चीजें ब्रांड तो बनी जाती हैं, ये बनी जाती है। मगर ऐसा भी नहीं होता कि अगर लोक भारती से आ रहा है या राजकमल से आ रहा है या फिर अनबाउंड से आ रहा है तो सब अच्छा ही होगा। ऐसा भी नहीं होता। मैं तो खुद वहाँ काम कर रही हूँ, मैं खुद कह रही हूँ हर किताब अच्छी नहीं हो सकती, हर मूवी अच्छी नहीं बन सकती। आप हर वक्त दिन के 24 घंटे में अच्छी बात नहीं बोलने वाले। बिल्कुल, और एक ही राइटर की सारी रचनाएं भी अच्छी नहीं होती हैं। अच्छी नहीं होती। कई बार केवल एक मिसरे से ही बड़े बड़े शायर फेमस हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कई दफा। तो मैम आपको लगातार उस माहौल में रहते रहते खुद भी लिखने का एक आता है कि मतलब मैं भी लिखूं और लिखते ही होंगी आप। हाँ, जो लिफाफा किताब है उसकी आधी लेखिका मैं हूँ। ओह क्या बात है। तो अब हम लोग लेखक की तरफ भी मुड़ते हैं, और रियल दुनिया में तो प्रकाशक हावी है ही, लेखक तो यहाँ भी हो गया है ना। हमने प्रकाशन की इतनी बातें कर दी कि लेखक चुपचाप बैठे हुए हैं, तो मनीषी मैं माफी चाहूंगी। और थोड़ा सा रोचक दुनिया थी, नई दुनिया है, हमें लगा कि पहले हम प्रकाशक की दुनिया को जाने। तो अच्छा, आधा लेखिका उसकी लिफाफा की आप हैं, तो क्या मजमून है उस किताब का, थोड़ा बताएं। लिफाफा में दरअसल वो लेटर्स हैं हम दोनों के। ओह तो आधे खत मेरे हैं उसमें और आधे खत इनके हैं। वाह, हम लोगों ने भी अपने खत संभाल के रखे हुए हैं। जी, तो मैं साल 2020 में कोविड के दौरान इनसे सोशल मीडिया पे मिला था। वो भी लिखने के दौरान ही मिला था कि मैंने कुछ लिखा था, और वो जो सोशल मीडिया पे वायरल होता है वो वहाँ तक थोड़ा कुछ ज़्यादा लोगों तक पहुँच गया था, तो इन तक भी पहुँचा। तो फिर वहाँ से हमारी दोस्ती शुरू हुई थी, और फिर हम दोनों ने एक दूसरे को खत लिखे, और कोविड के उस दौर में लिखे जब हर जगह उदासी थी, हर जगह मृत्यु बोध था बहुत ज़्यादा। तो उस वक्त खत लिखकर मुझे लगा कि शायद खत लिखना ही मेरी भाषा है, और जब खत के जवाब आते थे तो लगता था कि हाँ अभी जिंदगी और जी जा सकती है। क्या बात। तो लिफाफा किताब में हम दोनों के खत हैं, और वो शादी से पहले के हैं। लिफाफा मुबारक में शादी के बाद के खत हैं। ओह क्या बात है, क्या बात है, क्या नाम सुना है, वाह बहुत शानदार। और मुझे लगता है कि ये खत वाला ना, हम लोग एक दौर के खत पढ़ते थे, बड़े बड़े राइटर्स के, थिंकर के, फलसफियों के, तो उसके बाद बीच के दौर में तो मैंने कोई खत ऐसे नहीं पढ़े हैं। क्या नहीं छपे या छपते रहे हैं? छपना मुझे तो लगता है कि छपना वाकई बहुत कम हो गया है खतों का, क्योंकि अगर हम मुझसे भी आप पूछेंगे कि आपने कितने खत पढ़े हैं, तो मेरे पास भी 2 या 3 नाम ही होते हैं। एक अमृता प्रीतम का नाम होता है, जावेद अख्तर का होता है, और काफका मिलेना का होता है, और मुक्ति बोध का होता है क्योंकि वो कोर्स में लगे हुए हैं हमें। अच्छा। तो ये 4-5 नाम होते हैं, और इस विधा ने उतना बूम पे नहीं गई। हाँ, पर ये इस विधा में बहुत बहुत पोटेंशियल है, और बहुत किताबें छपी भी हैं। अभी हालिया विनोद शुक्ल जी का जब निधन हुआ तो उनका किसी को खत लिखा था कुछ, वो खत पढ़ा बहुत सालों बाद मैंने, वो बड़ा वायरल हो रहा था वो भी। तो वाकई खत विधा, जी, खत विधा में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, और पहले बहुत सारी किताबें छपी भी हैं, पर उन किताबों का शायद प्रचार प्रसार नहीं हुआ इतना ज्यादा कि वो थोड़ा दब गई हैं। लेकिन अगर वापस से उन किताबों को प्रचारित किया जाए, और अभी के लोग, लिखने वाले लोग खत वापस से लिखना शुरू करें, और लोग खत लिखते भी हैं, दरअसल लोग उसको छपवाने से बचते हैं। वो निजी एक तरह से, वो बहुत निजी हो जाता है। तो कई बार हमें भी ये पेशुपश में थे हम इसमें किताब छपवाने से पहले कि ये बहुत निजी है, और निजी के साथ साथ इसमें ये भी मसला है कि ये 2 लोगों का आपसी संवाद है, तो कोई तीसरा क्या इसमें साहित्य के हिसाब से कोई मतलब निकाल पाएगा कि क्या वो जो हम दोनों की बातचीत है वो साहित्य के पैमाने पर क्या वो समृद्ध करेगी कि नहीं करेगी। तो फिर उसके बाद हमने भी एडिटिंग टीम को दिखाया, तो फिर वहां से ओके आया। तो फिर हमने सोचा कि ठीक है हम करते हैं, क्योंकि फिर उसके पीछे एक रीजन ये भी था कि जब हम दोनों उन खतों की वजह से जिंदा रह पाए, तो मुझे लगता है कि अगर उन खतों की वजह से कोई एक शख्स भी जिंदा रह पाया तो किताब सफल है। उससे एनर्जी, ऊर्जा, गर्माहट पाएंगे, और नई पीढ़ी का प्रेम जिस तरह से डाइवर्ट हो रहा है तमाम, और
केवल एक तरह से देह में कई बार सिमट जाता है, तो वहाँ से कहीं ना कहीं उनको भी एक ऊर्जा मिलेगी। तो ये तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है सुन के। और फिर जो लिफाफा मुबारक आई, वो कब से कब तक का है? कब आप लोगों की शादी कब हुई है? हमारी शादी 10 मार्च 2024 को। अच्छा, 2024 में। तो 2024 तक के खत लिफाफा में है, और 10 मार्च 2024 के बाद के खत वो लिफाफा मुबारक में। तो लिफाफा मुबारक के खत जब लिखना शुरू किए थे, तब क्या पहली किताब ये प्रकाशित हो गया था लिफाफा? लिफाफा तो प्रकाशित हो गया था। तो फिर ये कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रकाशन का दिमाग में रख के ही चीजें लिखी गई हों, ऐसा भी? नहीं, क्योंकि मैंने बताया ना आपको, मुझे लगता है कि मेरी भाषा जो है वो खत है। तो कई बार ऐसा होता है कि ये सामने बैठी हैं और या फिर इनसे लड़ाई हो गई है, तो मैं ऊपर बैठा हूँ ऊपर वाले कमरे में, नीचे बैठी हैं, तो मैं ऊपर से बैठ के खत लिख रहा होता हूँ। तो वो ऐसा नहीं है कि हमने छपने के लिए लिखे। ऐसा कई रिश्तों में होता है, आप बातें नहीं कह पाते तो आप चिट्ठियों से ही बोलते हैं जी। तो हम हमें लगता है कि वही कि हम चिट्ठियों में ज्यादा बातें करते हैं, सामने बैठ के शायद उतना ना कर पाए, पर चिट्ठियों में कर पाते हैं। तो कितनी चिट्ठियां हैं लिफाफा मुबारक में? ऐसे अंदाजन तो नहीं होगा, पर 20 के आसपास होंगे। अच्छा, लगभग दोनों में ही इतनी है लगभग? नहीं, लिफाफा में ज्यादा है क्योंकि उसकी अवधि ज्यादा है, 4 साल 5 साल के खत। हाँ, ओके। 2020 उसमें 2020 से लेकर 2025 तक 24 तक। ओके, तो दोनों के ही खत शामिल हैं दोनों किताबों में? तो एक आपका करके किया है या आधा आधा किताब बांटी हुई है? उसमें ऐसा भी है लिफाफा में कि 6-6 महीने तक कोई खत नहीं है बीच में। और ऐसा नहीं है कि खतों के बीच में ऐसे वार्तालाप है, कोई तारतम्य है। कई हर खत का जवाब भी, खत जो मैंने लिखा वो जवाब नहीं है, उसका प्रत्युत्तर है, जरूरी नहीं है? जरूरी नहीं है। वो अलग बात हुई है, मैंने अलग बात कही है, मैंने कोई बात कही है, उन्होंने अलग जवाब दिया है। जवाब नहीं है वो, कहने को जवाब भी है। अच्छा, जैसा पढ़ना चाहे वैसा निकल जाए। तो कुछ खत क्या स्किप भी किए गए हैं? स्किप लिफाफा में तो नहीं किए। अच्छा। और मुबारक में भी नहीं, ओह, नहीं किए। अच्छा। एक लिफाफा का जो पहला संस्करण आया था, तो एक खत उसमें जानकर हटाया था, जो हमने बाद में दोबारा से डाल दिया था। अच्छा, उसको भी उसमें ही। अच्छा, दूसरा संस्करण इसका आ चुका है लिफाफा? लिफाफा के 6 संस्करण आ चुके हैं। ओह, कितनी प्रतियां लगभग अभी तक हम कह सकते हैं कि बिक गई होंगी? कई अनबाउंड स्क्रिप्ट से ही है? नहीं, लिफाफा दूसरे प्रकाशन से, वो उसकी 13,000 के आसपास कॉपियां बिक गई। ओह, अच्छा, किस प्रकाशन का है? वो पंक्ति प्रकाशन से। अच्छा, वाह, नाम पंक्ति बड़ा सुंदर लग रहा है। हाँ। वो भी नया ही प्रकाशन है, हालांकि उसको 2 साल 2.5 साल हुए होंगे। अच्छा, तो किसने खरीदी होंगी ये किताबें, कुछ अनुमान है? युवाओं ने ज्यादा ली हैं? दरअसल ये युवाओं ने ही बहुत ज्यादा खरीदी है। अच्छा, ये ऑनलाइन उपलब्ध है? जी, ऑनलाइन उपलब्ध है, अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे। और दरअसल ऐसा है कि हमारे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं हम दोनों के, हमें लोग पिछले 5-6 सालों से हम अपना सोशल मीडिया पर ही हमारा लेखन काम चल रहा है, जितना भी है। तो वहाँ बहुत लोग पढ़ते हैं हमें, मतलब हमारे लिए वो बहुत है, हो सकता है दूसरे के लिए हो संख्या उतनी, तो लगभग उतना नहीं तो खरीदी ही होंगी, है ना? तो वहाँ से हमको एक स्टार्टअप मिल गया, एक स्टार्ट मिल गया कि जब किताब आई तो वहाँ बहुत सालों से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और उन्होंने एक यात्रा देखी है, हम दोनों की ही यात्रा देखी है कि एक वक्त मुझे आत्महत्या के ख्याल आते थे 2020 के दौरान, 19 के दौरान, और उसके बाद लोगों ने देखा कि 24 में शादी हो रही है, और फिर शादी के बाद कितनी खुशी है। तो वो लोगों ने पूरी यात्रा देखी, तो बहुत जुड़े हुए हैं उससे, तो उन लोगों ने वो किताबें खरीदी। और फिर मुझे लगता है कि दोस्त होते हैं, वो आगे भी फिर सजेस्ट करते हैं किताबें। बिल्कुल। तो चिट्ठियां वगैरह भी कुछ आई इन पे आप लोगों के लिए कुछ? जी, हमें खत हमने दरअसल किया ये था कि अपनी किताब के पीछे के आखिरी के 5-6 पन्नों पर खाली छोड़े थे, जिसपे सिर्फ पत्र लिखने का था। कई दफा हुआ कि किसी ने उस पर पत्र लिखा और तस्वीर हमें भेजी। ओह, वाह। और हमारा ईमेल आईडी हमने उसमें लिख दिया था, क्योंकि हम भी ईमेल आईडी पर ही बात करते थे। हमें तो एक दूसरे के नाम भी नहीं पता थे बहुत लंबे वक्त तक, फोन नंबर भी नहीं हमने लिए थे, तो हम सिर्फ ईमेल आईडी पे बात कर रहे थे। क्या बात है। तो हमने वहाँ पर क्या उन बातों को भी उन चिट्ठियों में शामिल किया गया? नहीं। हाँ, उसमें काफी कुछ संवाद हैं जो हमें लगा कि साहित्यिक दृष्टि से कुछ उसमें उचित है, जो उसमें कुछ जोड़ सके, तब तो कोई फायदा। हाँ, कुछ एड ऑन हो, नहीं तो किसी की निजी जिंदगी से कितना क्या मतलब ना। तो इसलिए हाँ, तो हमने वो जोड़ा। और कहाँ बात कर रही थी मैं? तो लिफाफा मुबारक के लिए सजेशंस कहीं से आए उन्हीं ऑडियंस में से, या फिर खुद से लगा कि नहीं इन्हें भी करना चाहिए? और थोड़ा जल्दबाजी नहीं कर दी लिफाफा मुबारक में, क्योंकि अभी तो शादीशुदा लाइफ का एक बहुत लंबा सफर बाकी है। हाँ, तो कम से कम 4-5 साल वाला हो,
जब थोड़ा जीवन के झंझावत अभी आगे को जब लेकिन शुरुआती वक्त में भी क्या झंझावत आते हैं, हाँ, वो भी लोगों को मुझे लगता है पढ़ने क्या चाहिए। बात है। तो हमें तो बहुत जिज्ञासा हो रही है कि हम इन दोनों किताबों को पढ़ें। और तो दोस्तों, अगर आप भी उत्सुक हैं पढ़ने के लिए तो मैम एड्रेस आप बता दीजिए, कहाँ मिलेंगी? अमेज़न पे मिल जाएगी आपको किताबें, दोनों ही किताबें वहाँ मिल जाएंगी। लिफाफा और लिफाफा मुबारक, और लिफाफा भी अब अनबाउंड, जी, तो अनबाउंड की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, unboundscript.com पर, और अमेज़न पर, फ्लिपकार्ट वगैरह जो भी ऑनलाइन है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि ये विधा को एक तरह से आप दोनों ने ही पुनर्जीवित एक तरह से किया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कम से कम इस जनरेशन के लोगों के लिए तो आप लोग प्रेरणा स्रोत होंगे ही, और लोग शायद खत लिखने की तरफ प्रेरित भी होंगे। और खत लिखते हैं तो शायद हमारी भाषा और भाव बहुत बदल जाते हैं। मतलब फ़ोन की एक भाषा है जिसमें हम फ़ोन में जो मैसेज लिख रहे हैं, एक तो बहुत सारा शब्द इतने शॉर्ट कर दिए हैं कि वो फीलिंग भी कई बार उस पीढ़ी को नहीं आती है। तो वहाँ से शायद वो शिफ्ट अब हो सकता है। आपको लगता है ऐसा कि होगा? जी, क्योंकि बिल्कुल हाँ, बताइए बताइए। मुझे लगता है कि जब मैं लिखता हूँ तो मैं बड़ा ठहरता हूँ। तो जैसे अगर आप एक बहुत रोजमर्रा का एक उदाहरण लें कि अगर हम दोनों की लड़ाई हो रही है, तो अगर उस लड़ाई के दौरान मैं एकदम शांत हो जाऊं और ऊपर वाले कमरे में जाके खत लिखूं, तो लड़ाई एक नया मोड़ लेगी, वो शायद शांति की तरफ बढ़ सकती है। लेकिन अगर मैं वहीं पर और ज्यादा बात करने लगूं तो वो शायद वो और खराब होती जाएगी वहां से चीजें। तो ये एक बहुत तरह जरूरी से चीज है। एक तरह से मतलब जो तमाम सारी काउंसलिंग्स हो रही हैं, मुझे लगता है कि उनका हल भी वही खतों में शामिल है ना? तो बहुत सारे महिला आयोग, तमाम सारी काउंसलिंग सेंटर्स ना हो कि अगर लोग इसको भी अपनाना चाहें। जी जी, ये एक तरीका हो सकता है ना? ठहराव देते हैं, ठहराव सिखाते हैं, आपकी जिंदगी में लाते हैं। लेकिन वही है कि हम बहुत भागदौड़ वाली जिंदगी जीते आए हैं, हमें आदत वो पड़ गई है हमारे माँ बाप से लेके अब तक। हमें वो कहा गया है कि थोड़ा भागदौड़ में रहना है, तो हमें वो आदत पड़ गई है। पता नहीं अचानक से हमारे ऊपर ये ठहराव कैसे आ गया। तो मोनिका जी, आप दोनों ही क्या एक ही तरह का नेचर है? जैसे हम आधे अधूरे जो कहा जाता है कि भाई दोनों एक जैसे, मतलब कई बार लगता है कि एक जैसे भी होने चाहिए, कई बार लगता है कि दोनों अलग होने चाहिए तभी वो एक कंप्लीट कुछ। तो क्या, जैसे आपको सुसाइड का ख्याल आया था एक समय में, आपने कहा, तो क्या आप भी इस तरह का कुछ सोच रही थी, या आपने उनको फिर किस तरह से सपोर्ट दिया? उस वक्त में मुझे ऐसा ख्याल नहीं आता था। जिंदगी बहुत लंबी एक जिंदगी होती है, उसमें कभी कभी ऐसे ख्याल आते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि एक वक्त पे दोनों एक जैसे रहे हैं। जब इन मनीष को सुसाइड के ख्याल आते थे और वो अपने खत में लिखते थे, तो उससे मैं पढ़कर भी मैं आश्चर्यचकित नहीं हुई वो पढ़ के, क्योंकि उस वक्त हर तरफ मौतें थी। उस तरफ हर तरफ इतनी निराशा थी, इतनी उदासी थी, ना अवसाद था। अवसाद एक ट्रेंड सा लगने लग गया था कि डिप्रेशन इज अ ट्रेंड राइट नाउ। सोशल मीडिया नहीं होता तो ये अवसाद पता नहीं कहाँ पहुँचता, बहुत बहुत मतलब सब कहते हैं कि सोशल मीडिया ऐसा है, खराब है, लेकिन उसने बहुत लोगों को बचाया, बहुत लोगों को बचाया। सबसे ज्यादा क्रिएटिव काम उस दौर में हुए। लोग वापस अपने जो हॉबीज थी उनकी उसकी तरफ लौटे, उनको पैशन बनाने का सोच सके, अपने तक वापस लौटे, अपने परिवार तक वापस लौटे, अपनी लिखाई पढ़ाई जो भी करना चाहते थे, जो शेफ बनना चाह रहा है वो उसमें वो जा रहा है दोबारा से। तो अपने आप तक दोबारा से दस्तक देना बहुत ज़रूरी था, और इस वक्त ने हमें ये सिखाया। और बहुत लोग ऐसी बातें करते थे, तो मेरे में भी ख्याल आता था, लेकिन इतना नहीं आता था कि मैं उसको लिख दूं। तीव्रता उतनी नहीं थी, लेकिन सामने से ऐसी तीव्रता आई थी, तो मेरे पास उसका कोई हल नहीं था। मैं कोई हल नहीं कर सकती थी, मैं सुन सकती थी। तो मैंने सुना, और जो मैं कह सकती थी वो मैंने कह दिया। जो काम आया वो काम आया, जो नहीं आया वो बह गया। क्या बात है। तो हम लोग जल्दी ही इन किताबों को पढ़ेंगे और उम्मीद करेंगे कि फिर कभी आप लोग आएँ तो उन चिट्ठियों पर और विस्तार से हम लोग बात कर सकें। मनीष जी, और कैसी है अध्यापक की जो दुनिया है? इस वक्त पे तो नई एडमिशन चल रहे हैं जी, है ना? हमारे वहाँ तो मिशन कुछ अभियान अभी चलाया जाता है इस अप्रैल के महीने में। क्या वहाँ पर भी इस तरह का होता है कि हर बच्चा स्कूल तक पहुँच पाए? नहीं, हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं। हमारे यहाँ जनरली लोग पहुँच जाते हैं। अच्छा। हमारे यहाँ पे जैसे अभी हम जहाँ से आए हैं, रामगढ़ से हम आए हैं अभी घूमकर, महादेवी वर्मा जी का जहाँ पे वो पीठ है, संग्रहालय है, उसके सामने एक स्कूल है। उस स्कूल में 12 बच्चे हैं सिर्फ, और 2 टीचर हैं। और तो मुझे लगता है ऐसे स्कूल में शायद ये मिशन करना पड़ता होगा कि अच्छा, दिल्ली में ये स्थिति नहीं है?
दिल्ली में स्थिति ऐसी है कि दिल्ली में हम मेरे ही स्कूल में 1.5 साल पहले 6,000 बच्चे थे और 180 टीचर थे। 1.5 साल पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फिर 1.5 साल पहले एक स्कूल बन गया हमारी ही कॉलोनी के पास में। तो 1,500 बच्चे वहाँ शिफ्ट हो गए। लेकिन आज की तारीख में भी हमारे स्कूल सरकारी स्कूल बना है? जी सरकारी। तो सरकारी स्कूल खुल रहे हैं? जी हमारे वहाँ सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। क्लस्टर सिस्टम बनाया जा रहा है कि कई सारे स्कूलों को एक में मर्ज कर दिया जाए। हमारे तो उन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे क्या प्रवासी मजदूरों के हैं या और भी लोग हैं उसमें? दरअसल प्रवासी मजदूरों के भी हैं और मैं जिस इलाके में हूँ वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली है। तो वो वैसी दिल्ली नहीं है जैसे हम सुनते आए हैं, जैसे लोग चाहते हैं कि हर एक छोटे शहर का आदमी दिल्ली जाना चाहता है। अगर वो नॉर्थ ईस्ट की दिल्ली देख लेगा तो वो शायद नहीं जाना चाहेगा कभी दिल्ली। तो नॉर्थ ईस्ट इलाके में सबसे ज्यादा कामगार वर्ग है। सबसे ज्यादा कामगार वर्ग है। 2 पुल हैं वहाँ पे, एक कश्मीरी गेट का, एक वजीराबाद का। अगर वो पुल कभी टूट जाते हैं तो आधी दिल्ली ठप हो जाएगी, क्योंकि जितने भी कामगार हैं वो सब नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में रह रहे हैं। तो इस हमारे जो स्कूल है नॉर्थ ईस्ट के स्कूल है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के, उसमें उन्हीं कामगार के बच्चे आ रहे हैं। तो वहाँ पे पॉपुलेशन स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा घनी आबादी, बहुत ज्यादा घनी आबादी है। तो इसीलिए हमारे स्कूल में 4,000 बच्चे। तो क्वालिटी कैसी है स्कूल में शिक्षा की? अभी जो केजरीवाल जी लोगों ने जो प्रयोग किए थे क्या वो दिखते हैं उसमें? देखिए मुझे लगता है कि मतलब मैं ऐसे ये ना समझा जाए कि मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता हूँ, पर मुझे लगता है कि केजरीवाल जी ने शिक्षा के लिए जितना भी काम किया वो एक अभूतपूर्व काम किया। हम जब पढ़ रहे थे तब शायद ऐसे डेस्क नहीं थे, ठीक है, और ऐसे बोर्ड नहीं थे। अगर आप आज हमारे स्कूल में आएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छी क्वालिटी के डेस्क और इवन स्मार्ट बोर्ड सारी क्लासेस में नहीं लगे हैं अभी। पर एक मेजर हमने एक नंबर अचीव कर लिया है कि अगर हमारे यहाँ पे 60 कमरे हैं तो हमारे पास 30 कमरों में स्मार्ट बोर्ड है। और वो स्मार्ट बोर्ड सिर्फ नाम के नहीं है, वहाँ पे प्रॉपर प्लग है। आप उसको इंटरनेट से कनेक्ट करके आप वहाँ पर यूट्यूब से बच्चों को पढ़ाएंगे, आप पेन से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वो प्रॉपर कंडीशनिंग है, उसकी प्रॉपर चलते हैं वो। तो 6,000 बच्चों के बैठने के लिए इतना बड़ा स्कूल था क्या? मतलब जी दरअसल उसमें बिल्डिंग्स बनती रहती हैं। अच्छा। जैसे हमारी जब हमें जरूरत लगी कि अब बच्चे हमारे यहाँ ज्यादा हो गए तो पोर्टा केबिन होते हैं। अच्छा। तो वो बिल्डिंग के ऊपर पोर्टा केबिन भी बने। ओह अच्छा। तो लेकिन कुल स्थिति ये है कि सरकारी स्कूलों में एक मजदूर तबके के बच्चे ही ज्यादा बच्चे हैं या बहुत ही लोअर क्लास जो तबका है उसके बच्चे हैं, ठीक ठाक? मुझे ये जो मैंने थोड़े बहुत सरकारी स्कूल बाकी जगहों के देखे, जैसे आर.के. पुरम चले जाएंगे, साउथ दिल्ली चले जाएंगे, वहाँ पर कामगार वर्ग उतना नहीं है, मगर उसमें जो सर्विस क्लास के बच्चे हैं जो सरकारी बैंकों में अच्छा पेरेंट्स वहाँ काम करते हैं, उनके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। मेरी खुद की पढ़ाई मेरी KVS से हुई। अच्छा। मगर हमें मिल गया, सबको KVS में एडमिशन नहीं मिलता। तो कई जगह पर मैंने ऐसा देखा कि KV भी कहीं का बहुत अच्छा है, कहीं का उतना अच्छा नहीं है। तो जगह जगह पे भी इलाके की पॉपुलेशन आबादी पर क्योंकि पॉपुलेशन उतनी है, पॉपुलेशन कैसी है। जैसे यूनिवर्सिटीज में हायरार्की है कि लोग मानते हैं कि JNU, फिर DU, फिर जामिया, फिर ओपन यूनिवर्सिटीज और ऐसे। तो ऐसे स्कूल्स में भी है कि सबसे अच्छा KVS माना जाता है, फिर CM श्री माना जाता है। अच्छा। उसके बाद जाके कहीं सर्वोदय का नंबर आता है। अच्छा, CM श्री इस मुख्यमंत्री इस स्कूल हमारे पहले PM श्री होता था, अभी भी तो दिल्ली में वो CM श्री के नाम से वो प्रतिभा विकास विद्यालय होते थे सबसे पहले। अच्छा। फिर उनका नाम PM श्री हुआ और अभी उनका नाम CM श्री है। ये विद्यालयों की पूरी यात्रा को आपसे हम फिर एक नए एपिसोड में जानना चाहेंगे, है ना? बहुत सारा बातें हैं इसमें करने के लिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही, इतना वक्त आपने दिया और हमारी रेडियो को एक नई विधा से परिचित कराया। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही। बहुत जी जी। तो दोस्तों आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। और अगर ये बातचीत पसंद आई हो तो अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। हमारा फेसबुक पेज है, यूट्यूब चैनल है और मोबाइल ऐप पर जाकर हेलो हल्द्वानी ऐप को इंस्टॉल भी कर लीजिएगा। तो मोनिका जी और मनीष जी के साथ में, मनीष जी आपकी पैदाइश और रहने वाले आप कहाँ के हैं? ये मैं पूछना। मैं दिल्ली से ही हूँ। अच्छा, दिल्ली के रहने वाले हैं। दिल्ली की पैदाइश है, दिल्ली में ही सब पढ़ाई लिखाई। ओके, तो आप दोनों के साथ में ही अपनी रेडियो दगड़ी सुनीता भास्कर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।